हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। तो जैसा कि आज संडे है तो संडे स्पेशल की आज की इस क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मज़ेदार भी। क्योंकि आज मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। जलवायु परिवर्तन को लेकर होने वाला सम्मेलन कोप होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जलवायु परिवर्तन हमारे देश में जो भी जलवायु को लेकर एक बहुत बड़े पैमाने पर जो परिवर्तन होता है उस पर लेने वाला निर्णय और सम्मेलन ही कोप होता है। आगे जानते हैं कि कोप 26 कब हुआ और कहाँ पर हुआ। तो कोप 26 ग्लासगो स्कॉटलैंड 2021 में हुआ। कोप 27 कहाँ पर होगा? 2022 में कोप 27 इजिप्ट मिस्र में होगा। कोप 28 कहाँ होगा? तो कोप 28 2023 में यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा। तो ये जलवायु परिवर्तन पे होने वाला यह सम्मेलन कोप महत्वपूर्ण है और मैंने आपको कोप 26, 27 और 28 के बारे में बता दिया। तो कोप से रिलेटेड आगे की इंफॉर्मेशन के लिए इतना। अब हम जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट क्या होती है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। अब इस वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज में भारत की जीडीपी का क्या अनुमान लगाया गया है? तो भारत की जीडीपी 2020-21 में 7.3% की गिरावट के बाद वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3% बढ़ने का अनुमान है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि कोविड महामारी की वजह से ये गिरावट थी और इस बार 9.3% बढ़ने का अनुमान बताया गया है। अब यह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में तीसरा स्थान पर है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि वन क्षेत्र यानी वन का कितना क्षेत्र है इस बात में और वन क्षेत्र वृद्धि इस बात में फर्क है। क्या फर्क है? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वन क्षेत्र जो होता है ये वन क्षेत्र यानी कि हमारा वो क्षेत्र जहाँ पर हमारे वन हैं तो वो हमारा वन क्षेत्र हो गया और वो किसी भी हेक्टेयर में हो सकता है या किसी भी किलोमीटर के या वर्ग मतलब किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। परंतु वन क्षेत्र वृद्धि तो वन क्षेत्र वृद्धि जो होती है वो ये इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा जो क्षेत्र है उसमें हमारे वनों ने कितनी वृद्धि की, वनों में कितनी वृद्धि हुई, तो ये दूसरी बात हो गई। तो इस मामले में वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में भारत तीसरे स्थान पर है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात कि अगर वन क्षेत्र की केवल बात कर, वन क्षेत्र वृद्धि की न बात करके अगर मैं भारत में वन क्षेत्र की बात करूं तो पूरे विश्व में भारत का 10वां स्थान है। ठीक, अब आगे मैं बताती हूं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो होती है वो बजट पेश करने से एक दिन पहले पेश किया जाता है और ये वित्त मंत्रालय द्वारा ही पेश किया जाता है और इसको तैयार करने में आर्थिक सलाहकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भारत में वन क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश, भारत में वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में है आंध्र प्रदेश और भारत में सबसे कम वन क्षेत्र और प्रतिशत में भी सबसे कम वन क्षेत्र हरियाणा में है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि अगर भारत में प्रतिशत के आधार पर वन क्षेत्र वृद्धि की बात करें तो हमारा मिजोरम जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो ये रही आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात और ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया है और ये बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है और उन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया है। आगे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताती हूँ जो 2022 में प्रकाशित हुई हैं। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किरण बेदी ने लिखी है। अब किरण बेदी के बारे में हम जानते हैं कि भारत की पहली महिला आईपीएस हैं किरण बेदी और वे पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी है जो जहाँ की उपराज्यपाल रही हैं किरण बेदी। अब फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन पर और जो जब ये आईपीएस थी तो इन्होंने किस तरीके से इनका क्या उत्तरदायित्व था, क्या कर्तव्य थे और अपने भाव को इन्होंने इस पुस्तक में प्रकट किया है।
दूसरी और महत्वपूर्ण पुस्तक है द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को दो व्यक्ति तुहिन ए सिन्हा और अंकित वर्मा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसका विमोचन महाराष्ट्र के उपराज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बार केंद्र सरकार द्वारा 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को अब केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। ये लाइन जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि बिरसा मुंडा को झारखंड, उड़ीसा में बिल्कुल भगवान की तरह पूजा जाता है और इनकी ही इस बार बर्थ जयंती पर इनको केंद्र सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। अब इनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है और उसका क्या नाम है? तो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, जो ओडिशा में ही बन रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि बिरसा मुंडा को ओडिशा, झारखंड में बिल्कुल भगवान की तरह पूजा जाता था और इन्होंने जिस तरीके से जो कार्य किए हैं उसके लिए आज भी इन्हें बहुत ही गौरव के साथ याद किया जाता है। अब बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करें तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड रांची में बना है। अब झारखंड की बात करें तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। तो ये बिरसा मुंडा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हमारे करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आगे की एक पुस्तक है द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो द 10 ट्रिलियन ड्रीम को सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है और ये सुभाष चंद्र गर्ग जो हैं ये भारत के पूर्व वित्त सचिव भी रहे हैं और इन्होंने बताया है कि ये पुस्तक जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर डिपेंड है और भारत की अर्थव्यवस्था में 10 ट्रिलियन ड्रीम मतलब कब तक ये सपना पूरा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था इतने में आएगी, इस विषय पर इस पुस्तक को सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। आगे की एक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आप बुक्स के टाइटल को, बुक्स के नेम को, ऑथर के नेम को बहुत ही ध्यान से याद करिए, क्योंकि अभी इससे संबंधित एक और पुस्तक आई थी वो द लिटिल बुक ऑफ थी और ये अ लिटिल बुक ऑफ है। तो अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया को रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है और इस बार टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया हमारे रस्किन बॉन्ड को। अब ये रस्किन बॉन्ड की अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। यहाँ पर मैंने दो पुस्तकों का वर्णन किया है। पहली पुस्तक है द ब्लू एम्ब्रेला और द रूम ऑन द रूफ। ये दो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई हैं और 1999 में बाल साहित्य में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। तो ये हमारे रस्किन बॉन्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो आई होप आपकी ये जो वीडियो है संडे स्पेशल की जो ये वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी है, क्योंकि मैंने आज आपको पुस्तक के लेखक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। तो आप इस तरीके से 2022 में ये जो बहुत सी पुस्तकें अभी फिर से आई हैं, लिखी गई हैं और विमोचन उनका किया गया है, तो ये सारी पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो हम इन पुस्तकों के साथ साथ क्या केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की गई है ये भी बात जानेंगे, ताकि हम आगामी होने वाली परीक्षाओं के लिए बिल्कुल तैयार हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।